नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका श्री रमा एकेडमी में। अपनी क्लास को शुरू करते हैं कुछ अभिप्रेरित करने वाली पंक्तियों के साथ। तो आज की पंक्तियां कुछ ऐसी हैं कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। स्वागत है दोस्तों आपका इस क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मध्य प्रदेश की पर्वत श्रेणियाँ। तो आज हम पर्वत श्रेणियाँ पढ़ने वाले हैं। भौतिक विभाजन पिछली क्लास में कंप्लीट किया हमने। बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोग दे रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ डाउट्स भी हैं, उनको भी दूर करेंगे। अपना यही नियम रहेगा कि जो आप क्लास देखेंगे उसमें कुछ डाउट्स हैं आपको, तो आप वो डाउट्स कमेंट में छोड़ दीजिए। अगली क्लास में हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। बाद में भी कोई बच्चा यदि देख रहा है उन वीडियोज़ को तो वो भी कमेंट कर सकते हैं काफ़ी समय बाद, जैसे कि 1 महीना 1 साल बाद आप देखें तो भी हम कमेंट टाइम टाइम पर देखते रहते हैं। और जब भी क्लासेस होती हैं हमारी, डाउट सेशन हम लेते हैं और उनको आपको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो आज हमको पढ़ना है पर्वत श्रेणियाँ। भौतिक विभाजन के जस्ट बाद का ये टॉपिक होता है। एक्चुअली ये उसी का ही हिस्सा होता है ना। पर्वत श्रेणियाँ जो होती हैं एक भौतिक भाग ही होती हैं किसी भी देश या प्रदेश की, पर इसको हम टॉपिक के रूप में देखने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले जो काम करना है वो पिछले जो डाउट्स थे उनको दूर करना है। तो फटाफट उसको दूर करके अपन क्या करेंगे, आगे की क्लास में बढ़ेंगे। तो डाउट्स ऐसे थे कुछ बच्चों के कि सर मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी सतना में भी है, ऐसा इन्होंने कहा है। प्रश्न ठीक से नहीं पूछा इन्होंने, में भी है ऐसा नहीं कहना चाहिए, कहाँ पे है ऐसा पूछ सकते थे आप। तो सतना जिला जो है उससे एक जिला पृथक हो चुका है, मैहर जिला। मैहर जिले में 3 तहसीलें हैं, एक मैहर स्वयं है, फिर एक रामनगर है और एक अमरपाटन हो चुका है। अमरपाटन जो तहसील है उसके अंतर्गत एक्चुअली आता था मुकुंदपुर आपका। ठीक, तो मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर सफारी थी, रीवा के बहुत नजदीक थी, लेकिन अमरपाटन तहसील में थी और सतना की तहसील थी। तो अब आपको क्या याद रखना है, उसमें वो तहसील कहाँ चली गई है, मैहर जिले में। तो मैहर जिले में चली गई वो तहसील, तो वो मुकुंदपुर जो ग्राम पंचायत है वह भी कहाँ चली गई है, आपके मैहर जिले में ही चली गई है। आपको कुछ गवर्नमेंट साक्ष्य देखने हो तो आप कहाँ जा सकते हैं, आप मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर जो सफारी है महाराजा मार्तंड सिंह के नाम पर है, उसका नामकरण आप यहाँ देखेंगे। इसमें एड्रेस लिखा है महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी एंड जू इज लोकेटेड मुकुंदपुर ऑफ सतना डिस्ट्रिक्ट ऑफ रीवा डिवीजन। डिवीजन रीवा है यानी संभाग रीवा है, जिला सतना था पहले। अपडेट नहीं हुई हैं चीजें, बहुत सारी चीजें अपडेट होने में समय लगता है ना। तो जिला तो अभी अभी बना है कुछ समय पहले, 2-3 महीने पहले, लेकिन आपको वो जो वेबसाइट्स होती हैं सरकारी उनको अपडेट होने में समय लगता है। तो अभी ये चेंज नहीं हुआ है, आगे वो निश्चित रूप से चेंज होगा, आप चिंता मत करो। और क्या साक्ष्य है हमारे पास, तो यहाँ पर जो तहसील लिखी हुई है वो अमरपाटन लिखी हुई है, और अमरपाटन आप पढ़ेंगे तो अब आप देखेंगे कि वो मैहर तहसील में मैहर जिले में आ चुका है। तो इस कारण से आपको वो कहाँ याद रखना है, मैहर जिले में। ठीक, कोई डाउट हो तो और भी छोड़ देना, अभी के लिए आपको मैहर जिला ही उसके लिए याद रखना है। मुकुंदपुर, इसमें एक स्क्रीनशॉट भी है, ये पंचायतों की स्क्रीनशॉट है जो कि आपके अमरपाटन तहसील के अंतर्गत आती है। तो उसमें आपको मुकुंदपुर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है मुकुंदपुर, बाकी के सब आंकड़े हैं, उससे आपको मतलब नहीं। क्लियर, तो एक डाउट ये कंप्लीट हुआ हमारा। पहले तो बहुत सारे लोगों को रीवा और सतना में कंफ्यूजन होता है। रीवा के बहुत पास में है, 10 किलोमीटर मतलब समझो, और सतना से काफ़ी दूर है, 40 किलोमीटर दूर समझो। तो लोग रीवा मान लेते थे, और व्हाइट टाइगर्स के लिए जो जाना जाने वाला इलाका है वो रीवा ही था, तो कन्फ्यूजन हो जाता था। लेकिन वर्तमान में जो उसकी टेरिटरी है वो कहाँ पर आती है, आपके मैहर के अंतर्गत आती है, ये ध्यान रखिएगा। अगले डाउट को उठाएं तो नर्मदा सोन घाटी में कौन कौन से हिस्से आएंगे, मालवा के पठार में नीचे वाले सभी जिले, सर पूरी घाटी के बारे में बता दीजिए। तो ये यदि डाउट्स हो आपको, कैसे वाले डाउट्स, जो आपके जिलों को लेकर होते हैं, है ना, जो पठार पढ़ते हैं हम लोग, जो अपन ने भौतिक विभाजन पढ़ा है उसमें किसको लेकर डाउट्स होते हैं, आपके उन जिलों को। तो ध्यान रखिएगा ये एक मैप है ना, भौगोलिक मैप है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, इस स्थान से हो रहा है ना। ये जो घाटी है आप इसको थोड़ा सा देखिएगा, तो ये जो येलो कलर है ये ऊंचा स्थान है। अच्छा, इसके नीचे भी ये थोड़ा सा दूसरे कलर में आपको दिखाई दे रही है चीज, ये वाला इलाका, इसको देखिए आप, तो ये थोड़ा सा दूसरे कलर का है, तो ये गहरे स्थान को प्रदर्शित कर रहा है।
ये गहरी चीजें है। यहाँ पर पीले में आए तो ये थोड़ा सा और ऊंची हो गई, और ये जो थोड़ा सा आपको भूरे कलर में चीजें दिखाई दे रही हैं, तो जितना गाढ़ा भूरा होगा वो चीज उतनी ऊंची है। ऐसा मैप होता है आपका मानचित्र समझने का ये तरीका है। तो यहां पर आप घाटी को देख पा रहे होगे प्रॉपर तरीके से कि वास्तव में ये जो इलाका है ये किस चीज का है, नर्मदा घाटी का है ना। कहीं पर मोटी है, कहीं पर सक्रिय है। अब जिले कौन कौन से लेना है तो ध्यान रखिएगा, हम लोग नर्मदा के जस्ट उत्तर के जो जिले हैं वो मालवा में भी पढ़ते हैं, है ना, और उसको हम कुछ जिलों को क्या कर लेते हैं, हम नर्मदा घाटी में पढ़ते हैं। तो उन जिलों का दक्षिणी भाग, है ना, जैसे कि सीहोर है, रायसेन है, इनको हम मालवा में भी देखते हैं, है ना। लेकिन अब इसमें से जो उत्तरी इलाका है वो मालवा के पठार में एक्चुअली आएगा, और एक दक्षिणी छोटा सा क्षेत्र क्या है, नर्मदा घाटी में शामिल होगा। आपको ऐसा याद रखना है। नीचे के भी सेम ऐसे, होशंगाबाद है, हरदा है आपका, तो उत्तरी जो होशंगाबाद होगा या कि हरदा जिला होगा उसका भूभाग नर्मदा घाटी में काउंट होगा। बाकी जहां पर पहाड़ी इलाका चालू हो जाता है, पचमढ़ी वगैरह साइड आप नर्मदापुरम जिले में जाएंगे तो वो इलाका आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हिस्सा होता है। क्लियर। तो ऐसा रहता है कंसेप्ट इनका, और इनकी कोई प्रॉपर सीमा नहीं होती है। जैसे मैंने अभी मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी की बात की, तो उसमें वो तहसील जो है वो पूरी की पूरी तहसील उठाकर मैहर जिले में शामिल की गई है। तो वो चीज बॉर्डर पहले से क्रिएटेड था, तो उसको हम शामिल कर सकते हैं एज इट इज। अपन मान लें कि मैहर में आएगा पूरा का पूरा अमरपाटन। लेकिन आपको जब ये भौतिक चीजें पढ़ते हैं तो इनकी कोई प्रॉपर सीमा नहीं होती कि इस जिले से इस जिले, तो वो जिले देखकर नहीं होते हैं। वन जो विस्तारित होते हैं, वन जो फैले होते हैं, वो जिले देखकर थोड़ी पैदा होंगे। आपके जो पर्वत होंगे वो जिले देखकर थोड़ी पैदा होंगे, वो तो हमने बना रखा है। तो थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाए तो परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। मैंने जैसे क्या बताया, बुंदेलखंड में कुछ डाउट था इनका जैसे तो उसको देख लें। ये मैप है ना, इसमें समझा दूं मैं। तो बुंदेलखंड की सीमा हम कहां से बनाएंगे यहां से बनाएंगे, है ना। ये इलाका है, ऐसे बनाएंगे। सतना जिला इसमें नहीं आएगा, आपको ये ध्यान रखना है, सतना जिला इसमें नहीं आएगा। अब उसका एक आध गांव यदि आ जाएगा तो आप परेशान हो कि उसके जंगल तो वहां तक है, तो ऐसा नहीं सोचना है। क्लियर। क्या क्या आएगा, तो दक्षिणी भिंड आ जाता है थोड़ा सा, पर भिंड भी कई बार काउंट नहीं किया जाता। सीधे दतिया से शुरू करते हैं अपन। दतिया है, शिवपुरी का पूर्वी भाग है, अशोकनगर का पूर्वी भाग है, सागर बुंदेलखंड में ही काफी सारा उसका हिस्सा आता है। तो बुंदेली भाषा भी वहां बोली जाती है, सागर के जो लोग होंगे उनको पता होगा। तो ये सागर को ले लो, काफी बड़ा इलाका ले लो, आधा तो ले ही लो। फिर यहाँ पर निवारी है, टीकमगढ़ है, छतरपुर है। दमोह का उत्तरी भाग ले लो, दमोह में भी बुंदेली भाषा बोली जाती है, पन्ना में भी बुंदेली भाषा बोली जाती है। पन्ना का जो उत्तरी क्षेत्र है उसको हम बुंदेलखंड में लेते हैं। बाकी जो नीचे का इलाका दिख रहा है आपको, उसको हम किस में शामिल करते हैं, रीवा पन्ना के पठार में। रीवा पन्ना के पठार की सीमा क्या, देखो ऐसे ही ये सीमा बनी हुई है, यहां से शुरू कर दो, ये दमोह भी उसमें आता है, हल्का फुल्का सागर भी आता है, और फिर ऐसे मोड़ दो। जबलपुर में नहीं ले जाना बहुत, कटनी का कुछ हिस्सा ले लेना है, और इस तरह से सोन घाटी के ऊपर ऊपर। क्लियर। तो इस तरह से इसमें रीवा सतना प्रॉपर तरीके से आ गए, और पन्ना का कुछ भाग, कटनी का कुछ भाग, दमोह का कुछ भाग, और थोड़ा सा आपके सागर का भाग, जो बंडा और रहली तहसीलें आपको दिखाई देंगी यहां पर पूर्वी इलाके में, वो कहां पर आ जाती हैं, आपके रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत काउंट की जाती हैं। क्लियर है बात। तो इस तरह से सीमाएं होती हैं। बघेलखंड का भी देखोगे तो बघेलखंड को यहां से ऐसे काट लो, कन्वर्ट कर लो, और जो डिंडोरी है उसके ऊपर से थोड़ा बहुत डिंडोरी भी टच कर जाएगा, और ये भूभाग। तो सिंगरौली, सीधी, शहडोल, उमरिया, उसके अलावा थोड़ा सा डिंडोरी, और नीचे अनूपपुर, ये भूभाग किसका होगा, बघेलखंड का होगा। क्लियर है ये बातें। इस तरह से आपको चीजों को याद रखना है। इसको भी देखें तो इस तरह से, तो ये कौन सा भाग है, ये मध्य भारत का पठार है। तो यहाँ पर भिंड है, ग्वालियर है, मुरैना है, शिवपुरी है, श्योपुर, गुना का कुछ हिस्सा है ना, फिर यहाँ पर मंदसौर का कुछ हिस्सा, और नीमच का पूरा हिस्सा। इस तरह से मंदसौर आपके मालवा में भी आता है। तो देखो आधी सीमा बनाई है। होता नहीं है वास्तव में ऐसा, एक्यूरेटली आप नहीं कह सकते, लेकिन आपके समझने के दृष्टिकोण से ये सीमाएं बहुत मेहनत करके मैंने निकाली हुई है, कहाँ कहाँ किसका विस्तार है, तो आप ऐसे इनको याद कर सकते हैं। अभी आपका डाउट शायद क्लियर हो गया हो। चलिए पढ़ते हैं आगे, और कोई डाउट हो आपका तो देख लें। तो ये सीमाओं वाली दिक्कत समाप्त हो गई। सर एमपीपीएससी की वेबसाइट की लिंक हमें कहाँ से मिलेगी, तो सभी विद्यार्थियों के लिए जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। इसको मिनिमाइज कर देते हैं, इंटरनेट ओपन कर लेते हैं। ठीक, ऐसा गूगल मिल जाएगा आपको, सिर्फ एमपीपीएससी लिखना है। क्या लिखना है, एमपीपीएससी,
ऐसा लिखेंगे आप MPPSC और सर्च कर देंगे। ये MPPSC में जिसमें mpsc.mp.gov.in लिखा हो, इसको खोल लेना, ये वेबसाइट खुल गई आपकी। अब इसमें क्या चाहिए आपको MPPSC के बारे में जानना है तो उसकी हिस्ट्री जान लीजिए, उसके फंक्शंस जान लीजिए, कमीशन के चेयरमैन कौन है, चेयरमैन ने क्या संदेश दे रखा है आपके लिए, ये सब आप पढ़ सकते हैं प्रॉपर तरीके से। सेक्रेटरी कौन है, एडवर्टीजमेंट्स जो देता रहता है आपका आयोग, वो देखते रह सकते हैं। एग्जामिनेशन तो कैलेंडर देख सकते हैं आप पूरा, ये PDF डाउनलोड हो जाएगी, क्लिक कर दूंगा मैं तो, ठीक। कैलेंडर देख लीजिए कि कौन कौन से एग्जाम कब होने वाले हैं। आपको सिलेबस या स्कीम चाहिए किसी एग्जाम की तो आप इसको डाउनलोड, PDF आ जाएगी, और आपको उसमें जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो उसका आपको देखना होता है ना। कई परीक्षाएं आयोग आयोजित करवाता है, तो उसमें से जिस परीक्षा की आप तैयारी करें उसकी बात आपको करनी है, ठीक। तो ये कुछ बातें थी, बहुत ज्यादा बात अब नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपना जो मेन मुद्दा है वो कौन सा है, पर्वत श्रेणियों का। तो शुरू करें उसको। चलिए, तो हम पढ़ रहे हैं आज की क्लास में पर्वत। अगली बार से अगली क्लास में ये डाउट सेशन जो रहेगा वो हमारा क्लास के अंत में रहेगा, है ना। तो जो जिनको कोई डाउट नहीं है वो क्या करेंगे, वो लास्ट में देखते रहेंगे, और मतलब लास्ट का भाग स्किप कर सकते हैं, और जिनको डाउट्स होंगे तो वो पूरा वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखेंगे। शुरू जब हम करेंगे तो टॉपिक को पूरी तरह से अपना शुरू करेंगे और प्रॉपर तरीके से उसको पढ़ेंगे पहले। तो पर्वत हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, पर्वत। तो पर्वत क्या होता है, सबसे पहले बात कर लें इसकी, थोड़ा सा एक बेसिक परिचय दे दें आपको। तो पर्वत सिंपली 2-3 बातें आपको याद रखना है। पर्वत, पठार, मैदान, किसी की भी बात करें ना, आप ये कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको इनका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहेगा। कौन सी बात, एक बात का ध्यान रखना है, ऊंचाई। एक किस बात का ध्यान रखना है, ऊंचाई का। दूसरी बात कौन सी होगी, ढाल की। और तीसरी बात क्या होगी, आधार की। चौथी बात होगी शिखर की। तो पर्वतों की ऊंचाई कैसी होती है, अधिक ही मानी जाती है। ऊंचे स्थानों को हम पर्वत कहते हैं सिंपली, या कि पर्वत जब नाम आता है तो मन में कोई ऊंचा क्षेत्र ही ध्यान में आता है। ढाल कैसा होता है पर्वतों का, ढाल होता है कैसा, तीव्र। कैसा ढाल होता है, काफी तीव्र ढाल होता है। देन आधार की बात करें तो आधार कैसा रहता है, आधार काफी विस्तृत रहता है इनका, ऐसा नहीं कि सीधे खंबे की तरह खड़े हो जाते हैं, आधार विस्तृत होता है तब जाके आपका। शिखर क्या होता है, शिखर इनका शंक्वाकार होता है या के नुकीला होता है। कैसा होता है, शंक्वाकार या के नुकीला इनका शिखर होता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं आपके पर्वतों की। सिंपली परिभाषित करना चाहे तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले या धरातल पर पाए जाने वाले ऐसे उच्चवच जिनकी ऊंचाई पर्याप्त होती है, उनका ढाल तीव्र होता है, 26 से 35 डिग्री तक उनका ढाल होता है, और उनका आधार विस्तृत होता है, और उनका जो शिखर होता है वो कहीं ना कहीं शंक्वाकार होता है या नुकीला होता है। वो क्या कहलाते हैं, पर्वत कहलाते हैं। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। यही चीजों को ध्यान में रखकर आप पठारों की बात कर सकते हैं। पठार भी ऊंचे होते हैं, उसमें भी एक हिस्सा, कम से कम पठार का एक ढाल जो है, एक किनारा क्या है वो तीव्र ढाल का होगा, उसका आधार भी पर्याप्त चौड़ा होता है, पर्याप्त होता है, और उसका शिखर जो होता है वो सपाट होता है। पर्वत और पठार में अंतर किसमें है, केवल शिखर में है। पर पठार भी काफी ऊंचे होते हैं, तिब्बत 5000 मीटर ऊंचा है तिब्बत का पठार, ठीक है। तो ये ऊंचाई भी होती है, उनमें ढाल भी होता है, आधार भी पर्याप्त चौड़ा होता है। शिखर कैसा होता है, पठारों का सपाट होता है और पर्वतों का नुकीला होता है। मैदान की बात करें तो उनमें ऊंचाई नहीं होती, उनका ढाल भी मंद होता है। इसके अलावा उनके आधार की बात करें तो आधार सबका चौड़ा होगा, शिखर उसमें नहीं होता है, वो बिल्कुल समतल होते हैं। तो ये मैदान हो जाते हैं। तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट था पर्वतों का। आइए आगे बढ़ते हैं। पर्वत के जो कुछ प्रकार हैं, आगे कुछ मैं जब पर्वत पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको पर्वत जो मिलेंगे हमको, विंध्याचल और किसके बारे में पढ़ना है, सतपुड़ा के बारे में, तो उनके प्रकारों की भी जानकारी हम लेंगे। तो पर्वत के जो मेन प्रकार होते हैं, है ना, बहुत तरीके से उनको बांटा जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं केवल जो उत्पत्ति के आधार पर प्रकार होते हैं। जैसे कि एक वलित पर्वत होता है। तो वलित पर्वत क्या होते हैं, जब दोनों तरफ से, दो ओर से धरातल पर संपीड़न बल लगता है तो चट्टानें क्या होती हैं, ऐसे फोल्ड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, वलित पर्वत कहते हैं। दुनिया में वलित पर्वतों का ही सबसे अधिक विस्तार देखने को मिलता है। आपका रॉकीज पर्वत है उत्तर अमेरिका में, एंडीज पर्वत है दक्षिण अमेरिका में, आपके आल्प्स पर्वत है आपके यूरोप में, एटलस पर्वत आपके अफ्रीका में, हिमालय सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ही आपके पास, आपके उत्तर में स्थित है, भारत के उत्तर में, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक, तो ये वलित पर्वत हैं जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा विस्तृत और सबसे ज्यादा ऊंचे हैं। भ्रंशोत्थ पर्वत भी होते हैं। क्या होते हैं, भ्रंशोत्थ पर्वत होते हैं। वो क्या होते हैं, जैसा नाम है, नाम कैसा है, भ्रंश, तो भ्रंश के थ्रू जो है वो बनते हैं। वो क्या होते हैं, देखो जैसे कि ये
भूपटल है अपना ऐसा इस तरह का, इसमें बीच में दरार आ जाए, क्या जाए, दरार आ जाए, और ये जो भूमि है वो नीचे घट धंस जाए, या कि इसके अलावा या तो ये नीचे धंस जाए या कि वो यथावत रहे और ये भूभाग जो अगल बगल के हैं किनारे के जो स्तंभ है वो ऊपर उठ जाए। तो ये भूमि नीचे दिखेगी, दिखने में कैसे होंगे वो, दिखने में कैसे होंगे, ऐसे आपको बीच में गहरा स्थान दिखाई देगा। यहां पर ये एक परत हो गई चट्टान की, ये दूसरी परत हो गई, ये दूसरी परत है, ठीक, और तीसरी परत ऐसे हो जाएगी। तो ये जो बीच में घाटी है ये क्या है, भ्रंश घाटी कहलाएगी, और जो आसपास के उठे भाग हैं ये भ्रंशोत्थ पर्वत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, भ्रंशोत्थ पर्वत। ये बात क्लियर है। एक और प्रकार है, तो वो 6 प्रकार के जो उत्पत्ति के आधार पर पर्वत होते हैं, लेकिन एक तीसरा प्रकार एक अपशिष्ट पर्वत होता है। अपशिष्ट पर्वत क्या होता है, ऐसे पर्वत होते हैं जो बहुत घिस पिट गए हों, नदी के द्वारा, वायु के द्वारा जो प्रक्रम होती हैं ये, इनके द्वारा उनका बहुत सारा क्षरण हो चुका हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपशिष्ट। अपशिष्ट मतलब आप समझते भी हैं बचा कुचा, तो वैसे ही ये जो बचे कुचे पर्वत हैं उनको हम अपशिष्ट पर्वत कह देते हैं। क्लियर, इतना कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा सा बेसिक था, शुरू में जानना चाहिए। अब देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। मध्य प्रदेश भौगोलिक दृष्टिकोण से विविधताओं से भरा हुआ राज्य है। यहाँ पर हमको पर्वत देखने को मिलते, पठार देखने को मिलते, कुछ थोड़े बहुत भाग में मैदान भी देखने को मिल जाते हैं, घाटियां देखने को मिलती हैं। तो कई प्रकार के उच्चावच जो धरातल पर पाए जाते हैं वो हमारे मध्य प्रदेश पर दिखाई देते हैं, है ना। हम पढ़ रहे हैं पर्वत, तो हमारे प्रदेश में 2 पर्वत हैं, एक विंध्याचल पर्वत है और एक सतपुड़ा पर्वत है। आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके इन दोनों की जानकारी को क्या है, डीप में थोड़ा सा देखते हैं। कहां पर स्थिति है, थोड़ा सा दोनों की स्थिति में एक बार बता दूं तो नर्मदा जो नदी है, कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है, ऐसे प्रवाहित होती है। इसका जो ऊपरी भाग है ये कौन सा पर्वत है, विंध्य पर्वत। कौन सा पर्वत है, विंध्य पर्वत है। नीचे भी ऐसे पर्वतों का विस्तार है और इसे हम क्या कहते हैं, सतपुड़ा पर्वत। तो ये इन दोनों पर्वतों की क्या है, लोकेशन है। अब पर्वतों को जैसे हमने पठारों को पढ़ा ना, वैसे ही कुछ थोड़ा बहुत बिंदु अलग होते हैं, लेकिन वैसे ही बिंदुओं के थ्रू हमको पढ़ना होता है। जैसे पर्वत कहाँ पर स्थित है उसका विस्तार हम देख लेते हैं, भौतिक विस्तार भी देख सकते हैं और राजनीतिक विस्तार भी देख सकते हैं। उसके अलावा हम उसकी लंबाई और चौड़ाई की बात कर सकते हैं, उस पठार का, उस पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है वो बात कर सकते हैं, किस काल में निर्मित हुआ है, किस प्रकार का पर्वत है, ये सारी बातें कर सकते हैं। उसके अलावा उसमें जो पाई जाने वाली चोटियां हैं, यदि उस पर्वत के भी कुछ उपभाग हैं, यानी कि एक लंबा श्रेणी होती है उसमें कई सारी पहाड़ियां होती हैं, तो उसमें से कुछ बातें यदि आती हैं आपके एग्जाम में तो उनके उपभाग भी हम देख सकते हैं और फिर उनके ऊपर स्थित शिखरों को भी हम देख सकते हैं, ठीक। और कुछ विशेष बातें हो सकती हैं, नदियां कौन कौन सी निकल रही हैं, कोई खनिज विशेष पाया जाए तो उसकी चर्चा आप कर सकते हैं। तो बातें बहुत सारी हो सकती हैं पर्वतों में। तो शुरू कर रहे हैं हम विंध्य पर्वत, विंध्याचल पर्वत। पहला बिंदु है आपका विस्तार, कि कहां कहां पर ये विस्तृत है। तो विंध्याचल जो पर्वत है ये राज्य के लगभग बीचों बीच स्थित है। गुजरात से शुरुआत होती है इसकी, फिर मध्य प्रदेश में, फिर यूपी में, छत्तीसगढ़ की थोड़ा बहुत सीमा, उत्तरी सीमा छूता है और बिहार राज्य तक चला जाता है। आपके पास भारत का नक्शा हो तो उसमें आप थोड़ा सा देखिएगा, क्या देखना है कि गुजरात से शुरू होकर बीच में मध्य प्रदेश, तो मुख्य विस्तार तो मध्य प्रदेश में ही है, और मध्य प्रदेश के पूर्व में आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ा सा सीमा छत्तीसगढ़ की है और उसके पास सोनभद्र जिला यूपी का दिख रहा है, और उसके बाद आपको झारखंड भी दिख रहा होगा और ऊपर की तरफ बिहार दिख रहा होगा। आपको एक नदी दिख रही होगी, कौन सी नदी दिख रही होगी, यहां पर सोन नदी दिखाई दे रही। कौन सी नदी दिखाई दे रही है, सोन नदी इस तरह से बहती हुई, तो इसके ऊपर से ही गुजरता है वो पर्वत, है ना। मैं यहां पर उसको ड्रॉ करूं तो कैसे, इस तरह से ये भूमि हुई, इसके अलावा इस तरह से यहां पर, और यहां पर इस तरह से ये इसके ऊपर होते हुए यहां थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़, यूपी और आगे जाकर बिहार,
थोड़ी बहुत पहाड़ियां जो है वो झारखंड भी चली जाती हैं। तो इन राज्यों में क्या है, ये विस्तृत है। आप देख पा रहे होंगे कि किस नदी के ऊपर स्थित है ये पर्वत, नर्मदा नदी के उत्तर में, नर्मदा नदी के समानांतर इसका विस्तार आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, लिखी हो नहीं लिखी उससे कोई मतलब नहीं है आपको। आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी के समानांतर कौन से पर्वत स्थित हैं। तो एक विंध्याचल है, दूसरा सतपुड़ा भी समानांतर ही स्थित है। क्लियर। और इसके अलावा ये आप भारत का नक्शा यदि देख पा रहे होंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि ये भारत के बिल्कुल बीचों बीच में स्थित है। कहां पर स्थित है, भारत के बिल्कुल बीचों बीच में अवस्थित दिखाई दे रहा होगा आपको। आप देखिएगा तो ये अरावली रेंज दिखाई दे रही है आपको, अरावली, इसके बीच में आप देखेंगे कि यहां पर है विंध्याचल। इस कारण से चूंकि ये बीचों बीच में है तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को पृथक करने वाला भी ये उच्चवच माना जाता है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कौन सा भूभाग है जो पृथक करता है, तो वो विंध्याचल पर्वत ही है। ठीक है, या कि विंध्याचल ना मिले ऑप्शन में तो नर्मदा घाटी आए, तो नर्मदा घाटी भी यही काम करती है। क्लियर है बात ये। चलिए, तो इस तरह से कुछ विंध्याचल की स्थिति है, इसको आपको याद रखना है। ये भारत का नक्शा है, भौतिक मैप है, उसमें आप ये विंध्याचल की स्थिति देख सकते हैं और यहाँ पर सतपुराज की या सतपुड़ा पर्वतों की स्थिति देख सकते हैं। वापस से आते हैं अपने बिंदुओं पर। तो ये हमने विस्तार देख लिया, नर्मदा नदी के उत्तर में समानांतर रूप से स्थित है, यह बात हमने सीख ली। अब बात करेंगे इसके निर्माण की। विंध्यन पर्वत की एक मजेदार कहानी है आपके लिए। विंध्य शब्द जो है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है बाधा। क्या शब्द है, विंध्य शब्द का मतलब होता है बाधा या अवरोध। तो इसका ये कैसे नाम हुआ, तो इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है कि ये जो पर्वत था, ऐसा कहते हैं कि बहुत ऊंचाई प्राप्त करता जा रहा था और ये सूर्य की किरणों के लिए भी क्या बन रहा था, बाधा बन रहा था। ऐसे में उस टाइम पर आप ऋषि मुनियों की बात याद रखिए, अगस्त्य मुनि हुआ करते थे। तो सभी देवताओं ने अगस्त्य मुनि से आग्रह किया कि ये तो ऊंचाई इसकी बढ़ती जा रही, सूर्य को यदि रोक लेगा तो दिक्कत हो जाएगी इस पार के लोगों को। तो इन्हों जो अगस्त्य मुनि थे वो क्या करते हैं, दक्षिण जाने का निर्णय करते हैं और विंध्याचल पर्वत को पार कर रहे होते हैं। तो विंध्याचल पर्वत बहुत सम्मान करते थे इनका और उन्होंने सिर नवाया अगस्त्य मुनि के सम्मान में। तो अगस्त्य मुनि जी ने कहा कि मैं दक्षिण की ओर जा रहा हूं, मतलब उनको रास्ता देने के लिए झुका या कि सिर नवाया। तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक तुम ऐसे ही झुके रहना, ज्यादा ऊंचे मत होना। और कभी भी अगस्त्य मुनि दक्षिण भारत से वापस नहीं लौटे और विंध्यन पर्वत की जो ऊंचाई है वो बहुत अधिक नहीं है। क्लियर। तो इस तरह से ये विंध्य पर्वत का मतलब निकला। विंध्य पर्वत का एक और मतलब है, विंध्य शब्द का जो मतलब है वो पौराणिक ग्रंथों में क्या मिलता है, शिकारी से भी मिलता है। तो यहां पर पहले के काल में, रामायण काल महाभारत काल में, ये जो भूमि थी वो किससे थी, घिरी हुई थी, जनजातियों से घिरी हुई थी, है ना। ये जो भूमि थी जंगलों से युक्त थी पूरी तरह से और यहाँ पर कोई विशेष लोग नहीं रहा करते थे, कुछ जनजाति प्रकार के लोग रहते थे जो कि शिकारी प्रवृत्ति के थे, शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। तो इस कारण से भी इसका नामकरण विंध्यन हुआ है। निर्माण कैसे हुआ इस पठार का, निर्माण में मैंने आपको सिखाया है कि आपको निर्माण की पूरी प्रक्रिया साइकिल यहाँ एमपी में नहीं देखनी है कि कैसे बना, क्या हुआ, किस तरह से भ्रंशोत्थ चीजें हुई। आपको सिर्फ ये समझना है कि कौन सी चट्टानों से ये बना हुआ है, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये जो है पश्चिमी साइड जो पर्वत है आपका, पश्चिम तरफ जो है, वहां पर किसका विस्तार हुआ है, आपके दक्कन ट्रैप का विस्तार हुआ है। किसका विस्तार हुआ है, दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप क्या था, तो वापस से बता दूं आपको कि लावा के बहुत बड़े निक्षेप थे, वो जमा हुए भारत के काफी बड़े हिस्से पर और उसमें महाराष्ट्र का इलाका, गुजरात का इलाका और मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भूभाग था वो पूरा उससे ढक गया था। तो वो जो चीज थी उसी से काली मिट्टी भी बनी हुई है। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का भी विस्तार आपको देखने को मिलता है। तो इन पर्वतों में जो पश्चिमी भूभाग है वहां पर आपको दक्कन ट्रैप का विस्तार दिखाई देगा या कि बेसाल चट्टानों का विस्तार दिखाई देगा। ये दक्कन ट्रैप क्या है, ये सब क्या है, तो मैंने जो भूगर्भिक संरचना पढ़ा रखी है आपको, उसको आप देखिएगा, आपको काफी कुछ बातें क्लियर होंगी उससे। पूर्वी भाग की बात करें तो पूर्वी भाग में हमको लाल बलुआ पत्थर मिल जाता है। क्या मिल जाता है, लाल बलुआ पत्थर मिल जाता है और क्वार्टजाइट, मतलब लाल बलुआ पत्थर से ही क्वार्टजाइट, ऐसा कह दीजिए, उसी प्रक्रिया से बनता है क्वार्टजाइट। आप कह दीजिए जैसे लाल बलुआ पत्थर क्या है, छोटे छोटे कण है, बालू के कण है, रेत के कण है, वो दबकर ठोस हो गए, चट्टान बन गई बलुआ पत्थर, और उससे भी अधिक प्रक्रिया थोड़ा सा काम कर जाए तो फिर वो क्वार्टजाइट बन जाती है। एक जैसी ही चट्टाने हैं, निर्माण की प्रक्रिया भी सेम है, ऐसा समझ लीजिए। इसका निर्माण किस काल में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट बात है। कैम्ब्रियन युग में। किस काल में हुआ था, कैम्ब्रियन युग में। तो ये काल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। निर्माण पश्चिम तरफ बेसॉल्ट से, जो भी पश्चिम इलाके में होगा, जब भी चट्टाने बतानी हो आप ध्यान रखना, सीधे बेसॉल्ट चट्टाने या कि आप दक्कन ट्रैप बोल सकते हैं। पूर्व दिशा में आपको पता है
कि लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, आपको यह भी पता है। तो वहां पर जो चट्टाने हैं वो लाल बलुआ पत्थर वगैरह या क्वार्टजाइट आपको दिखाई दे जाएंगे। कैम्ब्रियन युग कौन सा युग है? तो वही आपको भूगर्भिक संरचना वाला टॉपिक देखना है तो अच्छे समझ में आएगा। यहां पर मैं सामान्यतः बता दूं कि हमने जो पृथ्वी के इतिहास को कुछ कालखंडों में बांट रखा था, तो उसमें पहला कालखंड था प्री पैलियोजोइक, ये इसको हम महाकल्प कह देते हैं। तो प्री पैलियोजोइक महाकल्प था, उसके अंदर एक शक था। दूसरा जो विभाजन होता है वो हम शकों में करते हैं, तो दो शक थे, एक कैम्ब्रियन एक आर्कियन था, है ना, और फिर दूसरा प्री कैम्ब्रियन था। याद आया कुछ? देन हमने अगला जो महाकल्प उठाया वो था पैलियोजोइक, एक प्री पैलियोजोइक और दूसरा पैलियोजोइक। पैलियोजोइक में कई सारे खंड थे, 6 नाम थे। उसमें जो पहला कालखंड होता है वो कैम्ब्रियन रहता है। कौन सा रहता है? कैम्ब्रियन। तो एक प्रकार से आर्कियन, देन प्री कैम्ब्रियन एंड देन कैम्ब्रियन, देन ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, इस तरह से कालखंड है आपके। तो इसका निर्माण किस काल में हुआ? कैम्ब्रियन युग में हुआ, यह याद रखना है। और ये आज से 50 करोड़ साल पहले की है। ये युग कब का है? 50 करोड़ साल पहले का युग है। यानी कि यह जो पर्वत है वो बहुत प्राचीन पर्वत है। कैसा पर्वत है? बहुत प्राचीन है। 2 ही मुख्य पर्वत है हमारे यहाँ, वलित पर्वत नहीं है, यही 2 पर्वत है, विंध्याचल और सतपुड़ा। तो कभी पूछा जाए कि सबसे पुराना पर्वत हमारे मध्य प्रदेश में कौन सा है, तो विंध्याचल पर्वत है। सबसे नया पर्वत कौन सा है, तो विंध्याचल के बाद बना आपका सतपुड़ा, तो आप सतपुड़ा को याद रख सकते हैं बाद में, यानी नया पर्वत है। क्लियर? ये 2 ही तो पर्वत है हमारे यहाँ। चलिए आगे बढ़े। तो ये कैम्ब्रियन युग में आपको पता चल गया कि निर्माण हुआ। किस तरह का पर्वत है? तो भ्रंशोत्थ पर्वत है। किस प्रकार का पर्वत है? भ्रंशोत्थ पर्वत है। भ्रंशोत्थ पर्वत क्या होते हैं? मैंने शुरू में ही बता दिया कि पर्वतों का एक प्रकार होता है, या कि चूंकि ये भ्रंशोत्थ क्रिया से तो निर्मित हुआ है, लेकिन इसमें बहुत सारी काट छाट हो चुकी है, बहुत सारी नदियां प्रवाहित होती हैं, खूब कटा हुआ है, इस कारण से ये बचे कुचे रूप में ही हमको दिखाई देता है, और इसी कारण से इसको अपशिष्ट पर्वत कहते हैं। तो प्राचीनतम पर्वत है, अपशिष्ट पर्वत है, भ्रंशोत्थ पर्वत है, बहुत सारी चीजें हैं इसके बारे में, ये याद रखना है। सबसे प्राचीन पर्वत की बात करें हम भारत में तो वो अरावली पर्वत है, वह भी आपके अपशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है। निर्माण कैसे हुआ उसका? तो वो वलित पर्वत है, वलित पर्वत है और अपशिष्ट प्रकार का है। ये कैसा है? ये भ्रंशोत्थ प्रकार का है और अपशिष्ट प्रकार का है। ठीक, कि भ्रंशोत्थ क्रिया से निर्मित हुआ तो भ्रंशोत्थ पर्वत हो गया, और साथ में ही अब बचे कुचे रूप में दिखाई देता है, इस कारण वो अपशिष्ट प्रकार का पर्वत भी कहलाएगा। बढ़ते हैं आगे। लंबाई और ऊंचाई की बात कर लें इस पर्वत की, तो लंबाई इसकी है 1086 किलोमीटर। मतलब पूर्व से पश्चिम विस्तार इसका कितना है? तो 1086 किलोमीटर ये कुल लंबा है। एमपी की बात नहीं, ये पूरा जितना पर्वत है उतने की बात कर रहे हैं हम। इसकी ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई 450 से 1100 मीटर तक है। मतलब कम से कम चोटियां जो मिलेंगी 450, और जो अधिकतम चोटियां मिलेंगी वो 1100 मीटर तक चली जाएंगी। तो इस तरह से 450 से 1100 मीटर तक ऊंचा पर्वत है, ये तथ्य याद रखना है। यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करने वाला है, ये कॉमन बात है, मैंने बताई है अभी आगे आपको। इसके कुछ उपभागों की बात करें, विंध्याचल पर्वत के कुछ उपभाग हैं। ये कैसा पर्वत है? एक्चुअली ये श्रेणी है, एक शब्द होता है श्रृंखला, एक श्रेणी। तो कई सारी पहाड़ियां होती हैं, और जब वो सीक्वेंस में जमा होती हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं? पर्वत श्रेणी कह देते हैं, माउंटेन रेंजेस। और ऐसे ही जब माउंटेन रेंजेस समानांतर रूप से अलग अलग काल में निर्मित हो जाएं तो उसको हम क्या कह देते हैं? पर्वत श्रृंखला, माउंटेन चेन। क्लियर? तो ये कैसा? ये आपकी श्रेणियां हैं एक प्रकार से, जो कि कई पहाड़ियों से मिलकर बनती है। तो इनके भी कुछ भाग होते हैं, कुछ पहाड़ियों को मिलाकर एक हिस्सा बन सकता है, कुछ पहाड़ियों को मिलकर एक हिस्सा बन सकता है, इस तरह से। तो वो उपभाग हैं यहाँ पर 4। एक तरफ का हिस्सा हम विंध्य पर्वत ही कह देते हैं, उसको विंध्य श्रेणी ही नाम दे देते हैं। फिर भांडेर श्रेणी का नाम भी आपने सुना होगा, देन कैमूर श्रेणी, और आगे चल के पारसनाथ बिहार वगैरह में है तो आपको कोई मतलब नहीं इससे, कैमूर श्रेणी। तो 3 हिस्से एक्चुअली इसके अपने एमपी में है। कैसे आप इस मैप में समझ सकते हैं? इसमें बना देता हूं मैंने अलग अलग इसीलिए बनाया है कि ये जो वाला हिस्सा है, ये जो पश्चिम में है, इसको हम क्या कह रहे हैं? इसी को हम विंध्य कह रहे हैं, इसका नाम विंध्य दे देते हैं। और यहां पर जो हिस्सा है, बीच वाला जो हिस्सा है, इसको हम क्या कह रहे हैं? भांडेर। क्या कह रहे हैं? भांडेर श्रेणी। और जो सोन के ऊपर स्थित आपको इलाका दिखाई देगा वो कौन सा इलाका है? कैमूर। कौन सा इलाका है? कैमूर पर्वत। क्लियर? अभी ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड सब प्रश्न पूछे गए हैं। मैंने वापस से प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं उनको शामिल कर रखा है अपनी क्लास में, उनको लास्ट में दिखाऊंगा। अगली बार से चेंज करेंगे ये पैटर्न, क्या कर देंगे? क्वेश्चंस को पहले रखेंगे, फिर अंत में डिस्कस भी करेंगे वापस से एक बार, और जो डाउट सेशन है वो क्लास के लास्ट में रख लेंगे। ठीक है? तो
ये कैमूर पर्वत हो गया। ये कुछ उपभाग हैं, इनके बारे में बहुत डिटेल की आवश्यकता आपको नहीं है अभी, इनको आपको सिर्फ नाम के रूप में ही याद रखना है। ज्यादा डिटेल इनका मतलब कोई ऐसे तथ्यात्मक बातें है ही नहीं कि आपको इनको डिटेल पढ़ना पड़े, पर जब सतपुड़ा के उपभाग पढ़ेंगे तो उनकी डिटेल हमको पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो कंफ्यूज मत होना कि विंध्याचल का नहीं बताया, सतपुड़ा का बता रहे हैं, कोई जब है ही नहीं महत्वपूर्ण फैक्ट तो हम क्या बात करें उस पर। चलिए प्रमुख चोटियों की बात कर लें कि इस पर्वत की प्रमुख पर्वत शिखर या कि चोटियां कौन कौन से हैं। तो एक है सिगार चोटी। कौन सी चोटी है? सिगार चोटी 881 मीटर। कौन सी चोटी है ये? 881 मीटर ऊंचाई पर अवस्थित है। ये इंदौर के आसपास ही है, ठीक है। इनकी बहुत अच्छी स्थिति तो मिलती नहीं है, पर आप इंदौर मानिए इसको, ठीक। ये तीनों ही जो सबसे ऊंची चोटी है, जाना पावा तो सिरौली इंदौर के पास ही है, और धजारी भी इंदौर के पास है। मत इंदौर नहीं कह रहा, इंदौर के पास बोल रहा हूं। यहां वहां सीमा चली जाए तो मुझको आप कहोगे कि सोर्स बताइए, तो इनका सोर्स नहीं है भाई, कहाँ है, ठीक है। तो जाना पावा से तो चंबल नदी का उद्गम होता है, वहां पर परशुराम जी की जो है जन्म स्थली है, तो काफी सारा इलाका चर्चित है। इसका उसकी डिटेल्स है, इनकी डिटेल्स नहीं मिलती। तो सिगार आप इंदौर मानिए, जाना पावा इंदौर, और धजारी को इंदौर के पास मानिए। ऊंचाई भी इनकी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 881 मीटर, 854 मीटर और 810 मीटर, ये प्रमुख चोटियां हैं। ये कोई क्रम नहीं है कि ये सबसे ऊंची चोटियां हैं, ध्यान रखना, सिर्फ चोटियों की बात मैं कर रहा हूं, है ना, ये बात। देन सिद्ध बाबा चोटी। सिद्ध बाबा चोटी 1172 मीटर है, बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ये चोटी भी आपके विंध्याचल का भाग है। किसका भाग है? विंध्याचल का। विंध्य पर्वत जैसा चित्र आपको पुस्तकों में दिखाई देता है वैसा ही मत समझ लेना, है ना, कि आपने पुस्तकों में देखा कि बस एक छोटा सा इस तरह से बस वो बना देते हैं कि विंध्य पर्वत, यहां पर भांडेर पर्वत और यहां पर कैमूर पर्वत। इस तरह से नहीं है, वो पर्वत है, काफी छिछले हैं, काफी विस्तृत हैं। तो इनका जो विस्तार है उत्तर प्रदेश तक जाता है, यहां से ही शुरू हो जाता है। यहां पर विंध्यन तो ठीक है, यहीं तक रहता है। आगे चल के ये जो विस्तार है ये काफी चौड़ा हो जाता है। आप इसको अच्छे से प्रस्तुत करना चाहें, मैं यदि बता रहा हूं जिस तरह से, उस तरह से याद रखोगे तो आपके कोई डाउट बचेंगे नहीं, मतलब जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको दिक्कत नहीं करेंगे। इस तरह से कुछ आपके भांडेर का विस्तार है। आपने भांडेर नामक जगह भी सुनी होगी, कहां पर? दतिया में, ठीक। तो दतिया में भांडेर एक तहसील भी है। तो इस तरह से ये भांडेर है, और ये जो कैमूर है वो आपके इस तरह से फैले हुए हैं। क्लियर? तो ये उपभाग हैं, इनका विस्तार कुछ ऐसे आप याद रख सकते हैं। 1172 मीटर ये आपके विंध्याचल की ही ऊंची चोटी है, बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है, विंध्याचल की भी सबसे ऊंची चोटी, इसको मानेंगे तो कोई तकलीफ नहीं है। गुडविल चोटी, इसके कई नाम है, कालूमार चोटी या के सद्भावना चोटी। व्यापम एमपीईएसबी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, उसने ऐसा प्रश्न पूछा था, उटपटांग बोल, मैंने बताया पहले से कि उनके प्रश्नों का कोई सिर पैर नहीं होता है। तो उन्होंने पूछा कि विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विंध्याचल पर्वत काफी विस्तृत है, सिगार, धजारी, जाना पावा ये तो काफी ऊंची है, 750 मीटर से ऊंची ही है। तो उसका जो आंसर था वो क्या माना गया था? गुडविल चोटी या के कालूमार चोटी। तो आपको वो पूछना क्या चाह रहा था, वो विंध्याचल पर्वत नहीं पूछ रहा था, एक्चुअली वो विंध्य क्षेत्र की बात कर रहा है ना। तो विंध्य क्षेत्र की हम मान सकते हैं कि ये सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन आपकी वो विंध्याचल, पूरे विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। तो ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान में रखना है इस चीज को। विंध्य क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कहां पर है? दमोह में है, 750 मीटर ऊंची है। सद्भावना चोटी या कालूमार चोटी या क्या आपका गुडविल चोटी। क्लियर है? तो ये कुछ विंध्य पर्वत की प्रमुख चोटियां थी। प्रश्न आए हुए हैं ऐसे आपके, तो इनकी चोटियों के उपभागों के नाम आपको इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है। 2023 में प्रश्न आया है, 2022 की पीएससी ने प्रश्न पूछ रखा है, 2016 में 3 प्रश्न आए हैं पर्वतों से। आपके काफी सारे प्रश्न आ चुके हैं, अभी मैं क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा वो वाले। बढ़ते हैं आगे। प्रमुख स्थानों की बात करें तो इस पर्वत में स्थित प्रमुख स्थान, अब ये जो बिंदु है ये मेंस के लिए है, पीछे बहुत सारी तथ्यात्मक बातें थी। जो बच्चे अब मेंस के लिए क्लास देख रहे हैं तो उनको ऐसे पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे। 200 शब्दों में, अधिकतम 200 शब्दों में ही पूछ सकता है कि विंध्याचल पर्वत पर टिप्पणी लिखिए, विंध्याचल पर्वत के बारे में आप क्या जानते हैं विस्तार से बताइए। तो आप कैसे बता सकते हैं इस चीज को? एक तो आपका एक इंट्रो हो जाएगा जिसमें आप विस्तार की बात कर सकते हैं। यहाँ इंट्रो नहीं बताया तो विस्तार ही इंट्रोडक्शन होता है किसी चीज का, आप यह भी ध्यान रखिएगा। इंट्रोडक्शन में किसी की स्थिति बताएंगे तो बहुत बढ़िया बिंदु है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। देन दूसरी बात, आप उसको मैप में बनाइएगा, ठीक। एक चित्र छोटा सा बनाइएगा, बहुत बड़ा मत बनाने कि पूरा पेज ही भर जाए, क्योंकि स्पेस कम है।
तो छोटा सा चित्र बनाना है, उसमें विंध्याचल की स्थिति बताना है, देन आपको पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है जो ये बिंदु के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्रॉपर तरीके से, कि सबसे पहले विस्तार, देन निर्माण, देन उसका प्रकार, उसके अलावा लंबाई और ऊंचाई, विंध्याचल के उपभाग, प्रमुख चोटियां। इस पैटर्न में आपको प्रॉपर लिखते जाना है, टू द पॉइंट। बहुत बेहतरीन नंबर आपको मिलेंगे। क्लियर? तो ये पैटर्न आप ध्यान रखिएगा। ये आप वैसे भी पढ़ेंगे कहीं ना कहीं, पर ये मेंस में जब आप लिखेंगे तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर बाघ की गुफाएं हैं धार में, भरतहरी की गुफाएं आपके उज्जैन में, भीमबेटका रायसेन में, सांची का स्तूप आपके रायसेन में, मृगेंद्रनाथ की गुफाएं रायसेन में, वाचू पॉइंट आपके इंदौर में, मांडू आपके धार में, काकड़ा बर्डी इंदौर में। इस तरह की ये पहाड़ियां हैं, सॉरी पर्वतों पर स्थित प्रमुख स्थल हैं घूमने फिरने वाले। तो इनको आप बता सकते हैं कि इसके पर्यटन केंद्र या प्रमुख स्थल, भ्रमणीय स्थल, दर्शनीय स्थल, कुछ भी बता दीजिए। इससे निकलने वाली प्रमुख नदियों की भी बात आप कर सकते हैं कि चंबल नदी का उद्गम यहीं से होता है, क्षिप्रा नदी का उद्गम यहीं से होता है, काली सिंध नदी, पार्वती नदी, बेतवा नदी, इन सभी नदियों का उद्गम जो है वो कहां से होता है? आपके विंध्याचल पर्वत से ही होता है। टोंस नदी तक ले जाना, बेतवा, केन, टोंस और आगे बढ़ा देना। तो ऊपर की तरफ जो नदियां बह रही उत्तर दिशा की ओर, वो सबकी सब विंध्यन पर्वत से ही निकल रही हैं। तो ये बात आप ऐड कर सकते हैं। देन अब कुछ और खास बात आपको यदि पता हो, ऊपर के उन बिंदुओं में न जम रही हो वो बातें, तो आप एक पॉइंट बनाना विशेष और उसमें वो बात को ऐड कर देना। ये प्रीलिम्स के फैक्ट भी हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रगान में उल्लेख है 2 पर्वतों का, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलधि तरंग। याद है? याद होना चाहिए राष्ट्रगान, ठीक। तो राष्ट्रगान में इस पर्वत का उल्लेख है तो इसका महत्व तो बढ़ जाता है। यह एक बात याद रखिएगा, हिमाचल यानी हिमालय और विंध्यन पर्वत का उल्लेख आपकी राष्ट्रगान में है। विश्व की प्राचीनतम श्रेणियों में से एक। तो विश्व में जो पर्वत हैं ज्यादातर जिनका विस्तार दिखाई देता है वो आपके वलित पर्वत हैं, वो भी नवीन वलित पर्वत। प्राचीन वलित भी जो हैं वो भी काफी नए ही हैं, आप ऐसा कह दीजिए। तो ये पर्वत जो है ये दुनिया के सबसे पुराने पर्वतों में से एक गिना जाता है। ऐसा याद रखना, दुनिया के पुराने पर्वत जो पाए जाते हैं अमेरिका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो कि लॉरेंसियन वाला इलाका है, उसके अलावा स्कॉटलैंड, ब्रिटेन के उत्तरी वाली क्षेत्र में वहां पर कुछ पर्वत हैं। आपका स्कैंडिनेविया जो प्रदेश है वहां पर कुछ पुराने पर्वत, उनके नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बचे ही नहीं है, वो सिर्फ पहाड़ियों के रूप में है। तो वो सबसे पुराने पर्वत, भारत में अरावली ठीक ठाक हमको दिखाई देता है सबसे पुराने पर्वतों में से, और उन्हीं क्रमों में से देखो अरावली बन गया आपका प्री कैम्ब्रियन में और विंध्याचल बना आपका कैम्ब्रियन में। क्लियर? तो 10-5 करोड़ साल का अंतर था मात्र। जब भूगर्भिक इतिहास पढ़ते हैं तो मात्र शब्द लगाइए, 2-4-5 करोड़ का अंतर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां अरबों की बात होती है। चलो, तो ये कुछ बातें थी विंध्याचल पर्वत के बारे में। प्री के लिए बहुत सारी तथ्यात्मक बातें हो गई। मेंस में भी आपको लिखना हो तब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एक इंट्रो लिखना है, बीच में मैप बनाना है और डिस्क्रिप्शन देना है, जितना आ जाए आपके पेज में उतना लिखना है, ठीक। और लास्ट में उपसंहार लिख देना है, कंक्लूजन लिख देना है, बढ़िया आंसर बनेगा आपका, ठीक। तो मेंस की बात भी हो गई। अब आ जाते हैं सतपुड़ा पर्वत में। सतपुड़ा पर्वत का जो विस्तार है वो अब आपको समझ में आ गया होगा। वैसे भी दक्षिण में है, नर्मदा नदी के दक्षिण में या मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड तक इसका विस्तार आपको दिखाई दे जाएगा, है ना। गुजरात से ही शुरू करके मानिए, हल्का फुल्का गुजरात में भी है, फिर मुख्यतः मध्य प्रदेश में ही उसका विस्तार है, देन छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा बहुत, और झारखंड तक ये इसकी पहाड़ियां जो है वो चली जाती हैं। क्लियर? तो ये उसका विस्तार है। यह है ताप्ती नदी व नर्मदा के मध्य पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। गुजरात से झारखंड तक छोटा नागपुर का जो पठार है वहां तक ये विस्तृत है आपका। तो मैप में यदि आप ऐसा देखेंगे तो ये जो दक्षिणी भूमि है यहां पर ऐसे ये विस्तृत है, यहां पर अर्धचंद्राकार आकृति बनती है, ये आ गया छत्तीसगढ़ और आगे आपका आ जाएगा झारखंड। तो वहां तक इसका विस्तार आपको मिल जाएगा। इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो इसका जो पश्चिमी भाग है उसका निर्माण भी दक्कन ट्रैप से हुआ है। सेम वही स्थिति है, थोड़ा बहुत चेंजेस हैं। पश्चिमी भाग तो देखो दक्कन ट्रैप से ही बनेगा, बेसॉल्ट चट्टानों से ही बनेगा। पूर्वी भाग थोड़ा सा इसमें चेंजेस हो जाते हैं। रवेदार ग्रेनाइट नीस, मतलब प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है। चूंकि ये प्राचीनतम पर्वत ही है तो चट्टानें कैसी होंगी? प्राचीनतम ही तो होंगी। जो आपकी आद्य महाकल्प से संबंधित चट्टानें, आर्कियन, धारवाड़, उनसे ही बनेंगे ये पर्वत, है ना। तो रवेदार ग्रेनाइट पाया जाता है आपका यहाँ, और ग्रेनाइट से जो चट्टानें कायांतरित हो जाती हैं उनको नीस कहते हैं। गोंडवाना शैलें भी यहाँ पर हमको दिखाई देती हैं। कार्बोनीफेरस काल की गोंडवाना चट्टानें हमको यहाँ मिलती हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो मध्य प्रदेश का ये इलाका है, यहाँ से लेकर
यहां से लेकर यहां तक का पूरा जो इलाका है वो कोयला से आच्छादित है। ठीक, नीचे वाला जो है आपका गोदावरी नदी घाटी का हिस्सा मान लिया जाता है, या सतपुड़ा। हम जब कोयला प्रदेश पढ़ते हैं अपने यहाँ तो ये सतपुड़ा कोयला प्रदेश कहला जाता है, और ये मध्य भारत कोयला प्रदेश कहला जाता है। क्लियर? या कि आपका ये पूर्वी कोयला प्रदेश और ये दक्षिणी कोयला प्रदेश, इस तरह से हम इसको बांटते हैं। तो यहाँ पर खूब कोयला है, तो इस पठार में आपको कौन सी चट्टानें मिलेगी? गोंडवाना युगीन चट्टानें मिलेगी। कोयला कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना युगीन चट्टानों में पाया जाता है। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। तो इसका निर्माण हो गया, क्योंकि गोंडवाना शैलें हैं इसलिए यहाँ पर कोयला, कान्हन घाटी कोयला क्षेत्र, पेंच घाटी कोयला क्षेत्र, ये सब हम पढ़ेंगे जब हम खनिज पढ़ेंगे। इसका निर्माण सिल्यूरियन शक में हुआ है। क्रम बताएं वापस से। एक प्री कैम्ब्रियन युग, जैसे कि अरावली बना उस टाइम पर, कैम्ब्रियन काल आता है, उसमें आपका विंध्याचल बन गया। कैम्ब्रियन के बाद कौन सा काल आएगा? ऑर्डोविशियन एंड देन सिल्यूरियन। तो पैलियोजोइक जो एक महाकल्प था उसके अंतर्गत 6 शक आते हैं, जिसकी शुरुआत कैम्ब्रियन शक से होती है। तो कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनीफेरस एंड पर्मियन, ये 6 भाग हैं। तो कहां पे कैम्ब्रियन काल में कौन बना आपका? विंध्याचल। ऑर्डोविशियन में कुछ नहीं, एंड देन सिल्यूरियन कल्प में क्या बना आपका? ये आपका सतपुड़ा पर्वत बन गया। तो सबसे पुराना पर्वत आपके एमपी का कौन हो गया? विंध्याचल। और सबसे नया है ये भी बहुत पुराना, ठीक, 48 से 50 करोड़ साल पुराना है, लेकिन तुलनात्मक बात करें यदि हम, तो ये नया है आपके एमपी का। किस प्रकार का ये पर्वत है? तो ये पर्वत भ्रंशोत्थ का बढ़िया एग्जाम्पल है, तो इसको भी आप यह याद रखिएगा। तो लगभग सेम बातें ही हैं दोनों की, थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाती हैं। बात करें लंबाई और ऊंचाई की, तो इसकी जो लंबाई है वो थोड़ा ज्यादा हो जाती है विंध्याचल से। 1120 किलोमीटर ये लंबा है, और ऊंचा भी ज्यादा है। 850 से 1200 मीटर तक की इसकी क्या है? ऊंचाई है। औसत बात कर रहे हैं, अधिकतम ऊंचाई तो 1350 मीटर की धूपगढ़ चोटी है, 1326 मीटर की चौरागढ़ चोटी है। तो है तो ठीक ठाक, लेकिन इतना हम कहते हैं नॉर्मली कि इतने से लेकर इतने तक ऊंचाई, मतलब कुछ इसकी 400-500 मीटर ऊंची भी चोटियां होंगी, और 1300-1400 मीटर ऊंची भी चोटियां है। तो इस तरह से हम बीच की स्थिति को ले लेते हैं। ठीक, सतपुड़ा के उपभाग हैं। सतपुड़ा के जैसे विंध्याचल के हमने उपभाग देखे, विंध्य, उसके अलावा भांडेर और उसके अलावा कैमूर, तो उसी तरह से सतपुड़ा के भी उपभाग हैं। जो पश्चिमी श्रेणियां हैं उसको हम राजपीपला कहते हैं, फिर जो बीच में श्रेणी है उसको हम सतपुड़ा श्रेणी कहते हैं, जिसके भी 2 भाग हैं। सतपुड़ा पूरे जो माउंटेन्स है, श्रेणियां हैं, उसका पश्चिमी जो भाग है वो राजपीपला, बीच के भाग को सतपुड़ा श्रेणी ही कहते हैं, और वो काफी चौड़ी है। और उत्तर की तरफ आपका महादेव श्रेणी और दक्षिण की तरफ ग्वालीगढ़ श्रेणी हमको दिखाई देती है। देन एक श्रेणी है मैकल श्रेणी। इनको मैप में देखें कैसे बनता है, तो आप देखिए इसको। ये जो पश्चिमी भाग है, यहां पर आपको बड़वानी में बड़वानी हिल्स, इसके अलावा बुरहानपुर में असीरगढ़ हिल्स दिख जाएंगी, है ना। तो इस तरह की कुछ पहाड़ियां भी हैं, लेकिन मुख्यतः ये पश्चिमी इलाका राजपीपला की श्रेणियां कहलाएंगी। उसके अलावा बीच में ये काफी चौड़ा भाग मिल जाता है आपको, और यहां पर आपको उत्तर साइड में क्या मिल जाएगा? महादेव हिल्स मिल जाएंगे, एंड दक्षिणी तरफ आपको ग्वालीगढ़ श्रेणी मिल जाएगी। एंड देन आपको आगे इस तरह से अर्धचंद्राकार आकृति बनाते हुए मैकल श्रेणियां दिखाई दे जाएंगी। तो इनकी स्थिति ऐसे ही याद रखिएगा। आपके कॉन्सेप्ट जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स, तो बहुत अच्छा बनेंगे, है ना। पुस्तकों में कैसा चित्र बना है मुझे उससे मतलब नहीं, आप भी यदि मुझसे ही पढ़ रहे हैं तो आपको भी इसको छोड़ देना है। वो बिल्कुल साधारण तरीके का चित्र बना देते हैं, जिससे जब प्रश्न आते हैं तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाते हैं आपके। बात करें आगे की, तो राजपीपला कहाँ है? सतपुड़ा। एक्चुअली ये जो राजपीपला है पीछे की श्रेणी, उसको पश्चिमी सतपुड़ा और इसको पूर्वी सतपुड़ा ऐसा कहते हैं। एंड देन मैकल श्रेणी। 3 भाग होते हैं, अच्छे से बंटवारा किया जाए, जो भूवैज्ञानिकों ने बांट रखा है। मध्य प्रदेश जो हिंदी ग्रंथ अकादमी है उसमें बहुत सारे भूवैज्ञानिकों ने पुस्तकें भी लिख रखी है मध्य प्रदेश के भूगोल के ऊपर, तो आप उनको जब पढ़ेंगे तो ये इस तरह से कुछ बंटवारा आपको दिखाई देगा। तो ये क्या है? पश्चिमी सतपुड़ा, जिसको हम राजपीपला श्रेणी कहते हैं, एंड देन सतपुड़ा श्रेणी, जिसके अंतर्गत 2 आते हैं, एक महादेव श्रेणी एंड एक ग्वालीगढ़ श्रेणी, और तीसरा है आपका मैकल श्रेणी। यहां की प्रमुख चोटियों की बात करें, जो पर्वत शिखर है, तो धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी, न केवल सतपुड़ा की बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़,
है ना, इसी का भाग है। इसमें यह पूछा गया था एक बार कि एक बार क्या 2-3 बार कि किस श्रेणी का भाग है, तो पूरा सतपुड़ा माउंटेन है उसका तो है ही, उसके भी अंदर जो हमने 4 उपभाग देखे हैं उसमें किसका है, तो ये महादेव का भाग है। किस श्रेणी का भाग है, महादेव श्रेणी का भाग है। चौरागढ़ भी महादेव श्रेणी का ही भाग है। 1326 मीटर ऊंचाई के साथ मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। होशंगाबाद या नर्मदापुरम में ही स्थित है। पास में ही है धूपगढ़ और चौरागढ़। चौरागढ़ महादेव मंदिर भी बड़ा प्रसिद्ध है। त्रिशूल चढ़ाया जाना वहां की एक प्रसिद्ध प्रथा है। अमरकंटक की बात करें अब, अमरकंटक ये भी मैकल का भाग है। ये किसका भाग हो जाएगा, मैकल का। 1048 मीटर इसकी ऊंचाई है। कालीभीत पहाड़ियां भी याद रखना जो कि बैतूल और छिंदवाड़ा में विस्तृत है, और वर्धन शिखर जो कि आपके बैतूल में स्थित है। इनकी ऊंचाई से मतलब नहीं है, 700-800 मीटर ऊंचे हैं ये पर्वत, लेकिन यहाँ से कुछ नदियां निकलती हैं। जब हम नदियां पढ़ेंगे तो इनकी चर्चा आएगी। कालीभीत नदी से जैसे तवा नदी निकलती है, वर्धन शिखर से जैसे आपकी वर्धा नदी निकलती है। क्लियर, तो ये बात को आपको याद में रखना है। वापस से वही पैटर्न आ जाए, कुछ प्रमुख स्थल जो यहाँ पर पर्यटन स्थल हैं, आप कोशिश ये करना कि प्राकृतिक पर्यटन स्थलों को ही ऐड करना, तो अच्छी स्थिति में रहेंगे आप। वैसे भी मैंने भी नहीं किया है, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल नहीं जोड़ना है इसमें ज्यादा। तो 52 गजा देखो ये ऐतिहासिक हो जाएगा, लेकिन चूंकि ये पहाड़ी पर है इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, असीरगढ़ का किला पहाड़ी पर ही है। पचमढ़ी, पचमढ़ी बहुत सुंदर पर्यटन स्थल है। अमरकंटक, उसके अलावा बहुत सारे और हैं, तो यहीं पर आदि कर देना है। प्रमुख नदियां कौन सी निकलती है इस नदी से, तो ताप्ती नदी का उद्गम होता है, पेंच नदी का होता है, वर्धा का होता है, वेनगंगा का होता है, कान्हन का होता है इत्यादि। जो दक्षिण की ओर नदियां जा रही हैं वो सतपुड़ा से ही निकलती हैं। तो ये कुछ बात हुई इससे उद्गमित होने वाली नदियों की। विशेष बिंदुओं की बात करें तो ये मध्य प्रदेश की नवीनतम श्रेणी है। तो 2 ही तो श्रेणियां हैं, एक विंध्याचल और एक आपकी सतपुड़ा। विंध्याचल का निर्माण हुआ कैम्ब्रियन में और इसका निर्माण हुआ सिल्यूरियन में। सिल्यूरियन थोड़ा सा नया काल था। क्लियर, तो इस तरह से ये क्या हुआ, आपका सतपुड़ा श्रेणी कंप्लीट हुआ। सतपुड़ा में जो मैंने पीछे भाग बताए थे आपको, क्या बताया था, ये सतपुड़ा के उपभाग। मैंने बोला था कि विंध्याचल में तो नहीं पढ़ रहे उसके उपभागों की डिटेल, लेकिन आपको सतपुड़ा के उपभागों की डिटेल थोड़ा सा देखनी है, बस थोड़ी बहुत बातें जो कि एग्जाम में आ भी चुकी हैं, इसलिए हमको जानना भी जरूरी है। तो राजपीपला श्रेणी की बात कर लें जो पश्चिम में था, तो यह प्रदेश के पश्चिम भाग से प्रारंभ होकर पूर्व में बुरहानपुर दर्रे तक जो है आता है। बुरहानपुर दर्रा कहाँ है, तो ये नक्शे में देखिएगा, यहाँ पर आपको गैप दिखाई दे रहा है, जो बुरहानपुर और खंडवा वाला इलाका है, यहाँ पर क्या है, बुरहानपुर दर्रा है। क्लियर, खंडवा जिले के में आता है ये बुरहानपुर दर्रा, नाम भले बुरहानपुर है ठीक है, कभी पूछा जाए तो याद रखना। तो यहाँ साइड राजपीपला और इस तरफ से सतपुड़ा श्रेणी, जिसमें नीचे की तरफ ग्वालीगढ़ और ऊपर की तरफ आपका महादेव पर्वत श्रेणी आती है। स्पष्ट है ये बातें, लोकेशन इनकी स्पष्ट होनी चाहिए। यहाँ पर आप जो गहरा स्थान देख रहे हो ये कंदराएं हैं, नदी द्वारा निर्मित कंदराएं हैं, यानी कि घाटियां हैं, गहरी घाटियों का निर्माण कर रही है। गॉर्ज इंग्लिश में कहते हैं, शायद यही पॉपुलर टर्म है इसके लिए, कि जब नदी क्या है अपनी घाटी बहुत गहरी बना ले तो बिल्कुल प्रपाती कगार के रूप में खड़े ढाल होते हैं, किनारे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, गॉर्ज कह देते हैं। क्या कहते हैं, गॉर्ज। तो नर्मदा नदी जो है यहाँ पर अपने जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी इलाका है वहां पर काफी गहरी घाटियों से गुजरती है, तो उसको गॉर्ज कहते हैं। चलो, तो ये लोकेशंस थी। राजपीपला को देखा अपन ने, इसके अंतर्गत कुछ पहाड़ियां आती हैं जिनके नाम याद रखना है। बड़वानी की पहाड़ियां, अखरानी की पहाड़ियां, ये भी मतलब बड़वानी में ही है ऐसा समझिए, अखरानी की पहाड़ियां। इसके अलावा बीजागढ़ की पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां, बीजागढ़ की। 2023 पीएससी 2023 में एसएसई स्टेट सर्विस एग्जाम, राज्य सेवा जो परीक्षा होती है, इसमें ये पूछा गया बीजागढ़ पहाड़ी किसका हिस्सा है, उसका आंसर सतपुड़ा श्रेणी था। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे भी इसको। असीरगढ़ की पहाड़ियां तो ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध हैं, आपके बुरहानपुर जिले में आती हैं। एक बार और 2021 के पेपर में मथवार की पहाड़ियों के बारे में पूछा गया था, तो अभी क्वेश्चन आएगा तो उसकी हम बात करेंगे। तो ये राजपीपला की बात थी प्यारे बच्चों। अगला एक उपभाग है आपके किसका, सतपुड़ा का। कौन सा, सतपुड़ा श्रेणी। उसके भी 2 भाग हैं, एक है ग्वालीगढ़ और एक है महादेव श्रेणी। बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्वालीगढ़ दक्षिण में है और महादेव उत्तर में है, यह बात याद रखिएगा। ताप्ती नदी के दक्षिण में, क्या लिखा है, ताप्ती नदी के दक्षिण में ग्वालीगढ़ श्रेणी स्थित है, जिसके पूर्व में बैतूल तथा छिंदवाड़ा जिले आते हैं। उत्तर में महादेव श्रेणी स्थित है। ये बड़े भूवैज्ञानिकों ने जो पुस्तकें लिखी वहां से उठाया हुआ ये डेटा है, तो आपको
बहुत परेशान नहीं होना है। पुस्तकों में कैसा बना देते हैं, ये हो गया राजपीपला, ये हो गया ग्वालीगढ़, ये हो गया महादेव, जबकि ग्वालीगढ़ नीचे है और महादेव ऊपर है, एंड देन मैकल तो आगे है ही, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो आपको थोड़ा सा सही ज्ञान प्राप्त करना होगा। महादेव की बात करें तो ग्वालीगढ़ के उत्तर में नर्मदापुरम में महादेव श्रेणी स्थित है। यहीं पर महादेव का एकमात्र हिल स्टेशन तथा मध्य प्रदेश का की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी यहां लिखा होना चाहिए था। क्या लिखा होना चाहिए है, पचमढ़ी। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी और उसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, तो यहीं पर महादेव श्रेणी का ही वो भाग है और यहीं पर वो अवस्थित है नर्मदापुरम जिले में। क्लियर ये बात। अगले भाग को देखें, मैकल पर्वत श्रेणी को। तो मैकल पर्वत श्रेणी अर्धचंद्राकार आकृति में फैली हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो अमरकंटक है और अमरकंटक मध्य प्रदेश का दूसरा हिल स्टेशन है, ऐसा भी आप याद रखिएगा। तो ये पूरा हुआ डिटेल। एक बार वापस से मैप में चलते हैं, क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। यहां पर आपकी कुछ पहाड़ियों के नाम बताऊं तो बड़वानी हिल्स कहां पर, ये तो लिखा ही हुआ है। यहीं पर आपकी अखरानी हिल्स हैं, बड़वानी हिल्स के ही पास अखरानी हिल्स, और इन अखरानी हिल्स और ऊपर की तरफ कुछ मथवार पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं, मथवार पहाड़ियां। एक बार पीएससी ने पूछा था कि मथवार पहाड़ी और अखरानी पहाड़ियों के बीच में कौन सी नदी बहती है। क्या प्रश्न आया था, मथवार पहाड़ी और अखरानी पहाड़ियों के बीच में कौन सी नदी बह रही है। तो ये नर्मदा नदी यहां पर प्रवाहित आपको होती हुई दिखाई दे जाएगी। तो मथवार यहां है तो अखरानी यहां है, यहीं पर बड़वानी हिल्स है। आगे आएंगे तो हमको असीरगढ़ देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ ग्वालीगढ़ है, ग्वालीगढ़ में आप देखिएगा तो ये ताप्ती नदी के दक्षिण में जो पढ़ा था अपन ने। क्लियर। और महादेव, ये पूरा विस्तृत भाग बैतूल तक, छिंदवाड़ा तक जाता है महादेव का। काफी छिछला हुआ पर्वत है, यहाँ पर चौड़ा है। स्पष्ट हुई बातें। आइए जो पढ़ा उसके बारे में, जो आयोग ने प्रश्न पूछ रखे हैं, मैं दूसरे प्रश्न तो शामिल ही नहीं कर पाता, क्लास लेंदी भी हो जाएगी और आपको बस समझना है। 2-4-10 एग्जाम्पल से समझ में आ जाता है कैसे प्रश्न आ रहे हैं। तो जो राज्य सेवा परीक्षा होती है जिससे डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बनते हैं, उनके ही क्वेश्चन मैं उठा लेता हूँ। उठाने के लिए बहुत जगह प्रश्न आते हैं। एमपीपीएससी की ही जो परीक्षाएं होती हैं, एमपी लगभग सभी में पूछा जाता है। जैसे एक एमपीपीएससी राज्य सेवा के साथ ही एक परीक्षा होती है, कौन सी, आपकी फॉरेस्ट सर्विस वन सेवा परीक्षा जो होती है, उसमें भी एमपी आता है। तो उसका भी जो फर्स्ट पेपर होता है 50 क्वेश्चन, उसमें बहुत सारे एमपी के क्वेश्चन, 3 यूनिट एमपी की होती हैं, 1 यूनिट आईटी की होती है और 1 करंट अफेयर्स की होती है। जैसे जो सहायक प्राध्यापक का जो सिलेबस है वही सिलेबस समझ लो फर्स्ट पेपर का है, फॉरेस्ट सर्विस जो एग्जाम होता है मेंस का। प्री तो सेम है सबका, मेंस में जो पेपर होता है उसकी बात मैं कर रहा हूं। क्लियर। तो क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं, आइए उनको डिस्कस कर लें जो हमारे राज्य सेवा में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 2023 में पूछा गया है, बीजागढ़ की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो बीजागढ़ की पहाड़ी अभी हमने देखा है किस पर्वत श्रेणी का भाग है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। किस श्रेणी का भाग है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है हमारा, अखरानी और मथवार पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी ने गहरी कंदरा बना रखी है। गहरी कंदरा का मतलब वही गॉर्ज, इसीलिए मैंने समझाया भी है इस बात को अच्छे से कि आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि नर्मदा नदी काफी गहरी घाटी कर लेती है। कहां पर, आपके जो लास्ट में गुजरात की सीमा के पास इलाका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी। यह प्रश्न आया था 2019 की एमपीपीएससी की परीक्षा में। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो ये क्वेश्चन आया 19 में, कौन सा क्रम सही है, तो पहला ही है। आपने अभी भी देखा कि सबसे पश्चिम में बड़वानी की पहाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं, है ना, राजपीपला के पास। देन महादेव पहाड़ियां आपको दिखाई देंगी बीच में, एंड देन सबसे पूर्व में आपको मैकल पर्वत श्रेणियां दिखाई देंगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ स्थित है। तो धूपगढ़ किसका भाग है, देखो यहां पर विकल्प, एक सतपुड़ा श्रेणी है, दूसरा महादेव। पहले ऑप्शन में सतपुड़ा ही है। कुछ लोग जो अच्छे से प्रश्न नहीं पढ़ते हैं और विकल्प नहीं पढ़ते हैं, उनके साथ यहां पर शहीदी दिवस मनाया जा सकता है। कैसे कि वो सतपुड़ा सीधे आंसर लगा देंगे। पहले मैं भी यही गलती करता था, नहीं देखता था, लेकिन जब कुछ दिक्कतें हुई एग्जाम शुरू के तो फिर समझ में आता है कि एक क्वेश्चन क्या है बहुत दिक्कत कर सकता है ना। तो आप लोग क्या करिए, पूरे प्रश्न को अच्छे से, भले वह पूछे मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, लेकिन आप उस प्रश्न को भी पढ़िए और उसके विकल्प जो दिए गए हैं उसको भी पढ़िए आप पूरे, भले पहले ही ऑप्शन में भोपाल मिल जाए। क्लियर, पढ़ना जरूर है आपको।
तो इसका जो सही आंसर है सतपुड़ा श्रेणी का एक उपभाग महादेव श्रेणी, इसमें क्या स्थित है आपका, आपका धूपगढ़ जो स्थित है वो यहीं पर है। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, ये किसमें 2018 की पीएससी में पूछा गया है। मतलब लगभग हर बार ही प्रश्न आ रहे हैं, एक दो है ना। 16 में तो 3 प्रश्न आपको दिखेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। वापस से उसी तरह के प्रश्न है, बस शब्द चेंज है। तो धूपगढ़ चोटी किसका हिस्सा है, महादेव पहाड़ियों का भी पीछे इसको समझाया। अगला प्रश्न देखें, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विविभाजक का कार्य करती है। तो जल द्विविभाजक क्या होते हैं, जल विभाजक सिंपल शब्द है कि कोई क्या है पहाड़ी हो ऐसे, तो इसके इस पार का जल इस तरफ चला जाए, इसके इस पार का जल इस तरफ चला जाए, तो ये जल का क्या कर रही है, विभाजन कर रही है। जैसे कि अरावली श्रेणियां इस तरह से हैं, तो जो गंगा घाटी है उसकी नदियां जो है इस तरफ आ जाती हैं, और जो सिंधु नदी है उसकी नदियां इस तरफ चली जाती। तो ये अरावली श्रेणी आपकी क्या है, जल द्विभाजक है। लगभग हर पर्वत श्रेणी ही जल विभाजक होती है। क्लियर। तो विंध्याचल भी है और सतपुड़ा भी है। सतपुड़ा के दक्षिण से जो निकलती हैं वो जाकर गोदावरी मिलती हैं, जो उत्तर से निकलती हैं वो जाकर नर्मदा मिलती हैं। विंध्यन के जो उत्तर से निकलती हैं वो जाकर चंबल में या गंगा घाटी में जाकर मिलती हैं, और जो दक्षिण से निकलती हैं वो आती हैं नर्मदा में। क्लियर। तो ये जल विभाजक का कार्य करती हैं। तो किसके बीच में पूछा गया है, यमुना और सोन के बीच में। तो आप यदि नक्शे को देखेंगे तो वहां पर कैमूर श्रेणी मैंने पढ़ा रखी है। विंध्य क्षेत्र में कौन सी श्रेणी है, कैमूर श्रेणी है। ऊपर यमुना बहती है और नीचे आपकी कौन सी बहती है, आपकी नदी नर्मदा है। ठीक, तो सॉरी सोन नदी है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, कैमूर पर्वत श्रेणियां। कौन सी पर्वत श्रेणियां, कैमूर। आप ऐसा समझो, यहां से नर्मदा इस तरह से सोन नदी जाती है, और कैमूर का विस्तार यहां पर है ना। यमुना नदी यहां से ऐसे जाती है। तो इधर का पानी, जैसे कि टोंस नदी कहां से निकलती है, कैमूर से ही निकलती है। टोंस की सहायक भी सारी कैमूर से ही निकलती हैं। यहां तक कि केन भी कैमूर पर्वत श्रेणी से ही निकलती है। ठीक, और इस तरफ की नदियां छोटी छोटी सब सोन में आकर गिरती हैं। क्लियर। तो इस तरह से जल विभाजक हो गया। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो पचमढ़ी स्थित है महादेव पहाड़ियों में। कहां स्थित है, महादेव पहाड़ियों का भाग है। धूपगढ़ भी महादेव पहाड़ी का भाग है। धूपगढ़ चोटी किस रेंज में अवस्थित है, तो ये 15 का क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन 2016 के पीएससी ने पूछे। धूपगढ़ चोटी किस रेंज में अवस्थित है, तो धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा रेंज में अवस्थित है। इसमें देखो एक मैकल है और विंध्यन है, और इनमें से कोई नहीं। तो मैकल में तो है नहीं, विंध्यन में है नहीं, तो बचा क्या, सतपुड़ा। मान लो महादेव आ जाता तो यहां हम महादेव लगा देते। क्लियर। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच अवस्थित है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच अवस्थित है। तो नर्मदा जो नदी है वो 2 पर्वत हैं, सतपुड़ा और विंध्याचल। बहुत इजी सा ये क्वेश्चन है, आपको बन जाएगा। अमरकंटक कहाँ स्थित है, तो अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्थित है। अगली बात करें, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, तो एक तरफ अरावली है और बीच में विंध्य है। कैसे देखें हम, ये ऐसे भारत है हमारा, यहां पर अरावली है, यहां पर विंध्य पर्वत है, तो यहां पर बीच में कौन सा पठार है, आपका मालवा का पठार है। कौन सा पठार है, मालवा का पठार। हालांकि इनके बीच में एक और पठार आता है, कौन सा, मध्य भारत का पठार, लेकिन यहां मालवा ऑप्शन में है तो मालवा लगाइए। किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस जिले में नहीं होगा, बिलासपुर में नहीं है। ठीक, खंडवा में, बैतूल में, छिंदवाड़ा में एमपी के जिले हैं, और यहाँ है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। हालांकि विंध्याचल का विस्तार छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन बिलासपुर में नहीं है, ये याद रखना है। ठीक, ये पूरे प्रश्न हुए आपके कंप्लीट। 12 प्रश्न हमने डिस्कस किए। जो हमने पढ़ा आपको साक्ष्य के तौर पर इनसे मिलाना है कि जो हम पढ़ रहे हैं सही दिशा में पढ़ रहे हैं अथवा नहीं। प्री की भी बातें थी इसमें, मेंस की भी बातें थी। पसंद आए जो आप देख रहे हो तो लाइक जरूर कर देना है। फ्री का काम होता है ये, आपके इस काम से हम मोटिवेट होते हैं और आपको और बेहतर काम, मतलब और बेहतरी करने का प्रयास करते हैं। कि जैसे शुरुआती लेक्चर्स में मैंने ये क्वेश्चंस नहीं ऐड किए, आपने अच्छा रिस्पांस दिया, हमने क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए, और बातें बहुत सारी हैं और ऐड किया जा सकता है ना। अभी मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप डिमांड भी करने लगोगे। तो जैसा जैसा आपको सपोर्ट रहेगा वैसा ही क्या रहेगा, आपके लिए मेहनत हमारी बढ़ती जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने कंप्लीट की पर्वत श्रेणियां। अगली क्लास में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। ख्याल रखिएगा अपना, अपने परिवार का। बाय बाय, टेक केयर।